दुनिया के नक्शे पे एक छोटा सा देश है नेपाल। भ्रष्टाचार और थके हुए नेतृत्व से आजीज वहां के लोग सालों से एक अदद मसीहा की तलाश में थे। एक ऐसा चेहरा जो पुरानी राजनीति की दीमक लगी लकड़ियों को हटाकर एक नया और मजबूत घर बना सके। उन्हें मिला एक इंजीनियर, एक रैपर बालेन शाह। युवाओं ने उसे अपनी धड़कन बना लिया, बुजुर्गों ने उसे दुआएं दी। लगा कि अब काठमांडू की हवाओं में बदलाव की महक होगी। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही बदलाव की वो महक शिकायतों के धुएं में बदलने लगी। बालेन शाह की सरकार को बने हुए अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ और उनके नए नेपाल के दावे हवा होने लगे। शाह की दीवारों पर जो नया पेंट लगा था, उसके अंदर का भ्रष्टाचार पहली बारिश में ही बाहर आ गया। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति ने संघीय संसद के सत्र को भी अचानक स्थगित कर दिया है। इसे लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेपाल में चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। कहते हैं कि नई झाड़ू सफाई अच्छी करती है, लेकिन बालेन बाबू की कैबिनेट के तिनके तो शुरू में ही बिखरने लगे। मात्र 26 दिन हुए हैं, इतने में तो किसी सरकारी फाइल की धूल भी साफ नहीं होती। उतने में बालेन के 2 वजीरों ने सरेंडर कर दिया। देश के गृह मंत्री सुदुन गुरुङ ये बालेन के सबसे खास साथी हुआ करते थे। यानी जिन कंधों पर पूरे देश की सुचिता का भार था, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध लेन देन के दाग लग गए। और उनसे पहले श्रम मंत्री दीपक कुमार शाह को जाना पड़ा। इन्होंने तो गजब का श्रम किया, शपथ ली और 13वें दिन ही उन्हें लगा कि सत्ता की मलाई का स्वाद अकेले क्यों चखा जाए। अपनी अर्धांगिनी को भी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड के निदेशक मंडल में बिठाने की ऐसी बेचैनी दिखाई कि खुद ही बाहर जाना पड़ा। बालेन जी, आप तो सिस्टम का ऑपरेशन करने आए थे, लेकिन आपके डॉक्टर तो खुद ही गंभीर बीमारियों से संक्रमित निकले। ये संक्रमण उन्हीं तमाम बीमारियों के थे जिन्हें खत्म करने की बात आप किया करते थे। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी वो बुलंद आवाज सिर्फ चुनावी रैलियों तक के लिए थी, या सत्ता की बंद कमरों वाली हवा में उस आवाज की धार अब कुंद पड़ गई है? भ्रष्टाचार ऊपर होता है और उसकी मार सबसे नीचे वाले आदमी पर पड़ती है। बालेन सरकार ने राष्ट्रवाद का एक नया पैमाना निकाला है, 100 रुपये पर टैक्स। अगर आप सीमा पार भारत से 100 नेपाली रुपये यानी भारतीय मुद्रा के हिसाब से करीब 63 रुपये से ज्यादा का सामान लाएंगे तो आपको सरकारी खजाने को भरना होगा, टैक्स देना होगा। यह टैक्स 5 से 80% तक का है। आज के दौर में 100 रुपये की भला क्या बिसात है? 2 किलो प्याज और 4 बिस्किट के पैकेट। जो सीमावर्ती नागरिक सदियों से भारत के साथ बेटी रोटी के रिश्ते में बंधे थे, आज उन्हें अपनी ही सरकार की नजरों में गुनाहगार बना दिया गया। आसपास के इलाके के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर हैं। भारत से नेपालियों के तेल, कोल्ड ड्रिंक और केले ले जाने पर पाबंदी लगाकर आप नेपाल की अर्थव्यवस्था को संवार रहे हैं, या उस गरीब की उम्मीद को उजाड़ रहे हैं जिसकी जिंदगी ही सीमा के आर पार की आवाजाही पर टिकी है? ये सोचने लायक बात है। क्या बालेन शाह का ग्रेटर नेपाल इतना कमजोर है कि उसे 100 रुपये के सामान से खतरा महसूस होने लगा? गुस्सा सिर्फ सीमा पर नहीं है, गुस्सा काठमांडू के उस दिल में भी है जिसने बालेन को धड़कन बनाया था। छात्र संगठनों पर शिकंजा कसने की सरकारी सनक ने उन युवाओं को बागी बना दिया है जो कल तक बालेन के लिए रैलियों में नारे लगाते थे। ऊपर से महंगाई का वो कोड़ा जो हर सुबह आम आदमी की पीठ पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने रसोई का जायका तक बिगाड़ दिया है। जनता पूछ रही है कि अगर वही पुरानी महंगाई, वही पुराना भ्रष्टाचार और वही पुराना दमन झेलना था, तो फिर एक नया चेहरा, एक नए सरकार की क्या जरूरत थी? लोकतंत्र में लोकप्रियता एक उधार की पूंजी होती है बालेन शाह जी। इसे चुकाने के लिए काम करना पड़ता है, नतीजे देने पड़ते हैं। सिर्फ सुर्खियां बटोरने से काम नहीं चलता। अगर 1 महीने के भीतर आपके मंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएं और आपकी जनता 100 रुपये के सामान के लिए सीमा पर तस्करों की तरह जलील होने लगे, तो समझ लीजिए कि मसीहा का चोला फट चुका है। नेपाल के लोग आज बालेन शाह के रैप पर नाच नहीं रहे, बल्कि उनकी नीतियों पर रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। बालेन जी, सत्ता की यह कुर्सी बड़ी जालिम होती है। ये बहुत जल्दी आपको अपने जनता से ही दूर कर देती है। क्या आप अभी भी सुन रहे हैं, या सत्ता के उस शोर में खो गए हैं जिसे मिटाने की बात आप किया करते थे?
इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा संघीय संसद के सत्र को अचानक स्थगित करने का निर्णय भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले यह सत्र 30 अप्रैल 2026 के लिए बुलाया गया था, जिसे अब अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति कार्यालय ने इसके पीछे विशेष कारणों का हवाला दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे निम्न कारणों को वजह मानते हैं। पहला, नई सरकार और राजनीतिक अस्थिरता। नई सरकार अभी अपनी नीतियों और गठबंधन के साथियों के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया में है। सत्र स्थगित करने का एक प्रमुख कारण सरकार को अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय देना हो सकता है। दूसरा कारण संवैधानिक संशोधन से जुड़ा हो सकता है। कैबिनेट ने हाल ही में संविधान संशोधन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स को सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सहमति बनाने और संशोधन के क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा गया है। संभव है कि सरकार चाहती हो कि संसद सत्र शुरू होने से पहले इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट या कोई ठोस ड्राफ्ट तैयार हो जाए ताकि सदन में सार्थक चर्चा हो सके। तीसरा उद्देश्य बजट सत्र की तैयारी हो सकती है। चूंकि अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत का समय नेपाल के आगामी आर्थिक वर्ष के बजट की तैयारियों का होता है, इसीलिए सरकार प्री बजट चर्चाओं और नीतियों को ठीक से तैयार करने के लिए संसद सत्र को कुछ समय के लिए टालना चाहती है। चौथा कारण विपक्षी दलों का विरोध और कोरम की कमी का हो सकता है। नेपाल की राजनीति में अक्सर विपक्षी दलों द्वारा संसद में गतिरोध पैदा किया जाता है। कैबिनेट को यह अंदेशा हो सकता है कि महत्वपूर्ण विधेयकों या प्रस्तावों पर चर्चा के लिए अभी माहौल और समीकरण देश में ठीक नहीं है। लेकिन यह तो तय है कि नेपाल अभी चौतरफा उलझा हुआ है और बालेन के रैप का जादू लोगों के दिमाग से अब उतरने लगा है। आज बस इतना ही। इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको बेबाक विश्लेषण पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द मिलते हैं एक और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए द न्यूज स्कैन की तरफ से राजेश रंजन का नमस्कार।